नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, ये सीटेट का सेकंड पेपर एसएसटी संबंधित प्रैक्टिस सेट होगा, अतः आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपको बता दें, हमारे चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रिपरेशन करवाई जाती है, जैसे टीटी, पीएचटी, केवीएस, एनवीएस, सीटेट, यूपी टेट, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर। अतः आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से बेहतरीन परीक्षा उपयोगी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 2021 में जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसी का यह प्रीवियस ईयर पेपर है। ओके, देखते हैं आज का पेपर कैसा प्रश्न पूछे गए हैं, क्या पूछे गए हैं। भीमबेटका के पुरस्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? देखिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों आपको बता दें, भीमबेटका ये पूरा जो पुरस्थल है दोस्तों, ये पूरा पाषाण काल से संबंधित था। ये किससे संबंधित था? पूरा पाषाण काल से। ठीक है दोस्तों, ये पूरा पाषाण काल, देखिए पाषाण काल 3 चरणों में डिवाइड था। एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो ये पूरा पाषाण काल से, ठीक है, संबंधित था दोस्तों। और इसकी खोज, ये भी एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था एक बार। भीमबेटका की खोज, भीमबेटका की खोज श्री विष्णुधर, ठीक है, श्री विष्णुधर वाकांडकर, ठीक है, वाकांडकर, ठीक है, ये इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक, और ये एक शैल, ठीक है, शैल गुफाएं हैं दोस्तों। भीमबेटका में शैल गुफाएं हैं, यानी मतलब जो पत्थर हैं उस पर जो है चित्र अंकित हैं, चित्र बने हैं। और ये महाद्वीप में, जो भारतीय महाद्वीप है दोस्तों, इस वहाँ सर्वाधिक प्राचीनतम, ठीक है, शैल चित्र हैं भीमबेटका के, ठीक है, सर्वाधिक प्राचीनतम शैल चित्र हैं। और सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा शैल चित्र भीमबेटका से ही प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, ठीक है रायसेन। दोस्तों आपको बता दें, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, ठीक है, भोपाल से लगभग 40 या 50 किलोमीटर दूर है। ओके, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश ना, ये मध्य प्रदेश सही हो जाएगा। ओके, इससे संबंधित जो भी तथ्य थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमने आपको बता दिया। आप याद रखिएगा इसकी खोज किसने की थी, तो वाकाणकर ने इसकी खोज की थी। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और इस जो इसके शैल चित्र हैं किस लिए फेमस है? शैल चित्रों के लिए फेमस है, सर्वाधिक प्राचीनतम है, और सबसे ज़्यादा शैल चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित गुप्त वंशों, ठीक है, निम्नलिखित गुप्त वंशों के राजाओं को काला अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, उनका क्रम बताना है दोस्तों, उनका जो कार्यकाल था उसका क्रम बताना। देखिए, श्रीगुप्त पहला है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, स्कंदगुप्त है और समुद्रगुप्त है। देखिए, गुप्त वंश आपको पता होगा, गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, एक फैक्ट है। और गुप्त वंश देखिए 319 ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ होता है दोस्तों। जो गुप्त संवत मानी जाती है 319 ही मानी जाती है ईसा पूर्व दोस्तों, ये याद रखिएगा। और इसके पश्चात दोस्तों गुप्त वंश के जो संस्थापक थे श्रीगुप्त, इसके पश्चात चंद्रगुप्त प्रथम बैठते हैं राजगद्दी पर, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद दोस्तों फिर समुद्रगुप्त बैठते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम के ही ये सुपुत्र थे समुद्रगुप्त, तो ये आ जाएंगे। इसके पश्चात दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, इन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और इनके समय 9, ठीक है, इनके जो दरबारी थे, 9 दरबारी थे, उनमें से आपको बता दें जो ये कालिदास थे इनके दरबार में ही रहते थे, ठीक है। और इनसे संबंधित जो फैक्ट है दोस्तों, इन्होंने शकों को पराजित किया था, ठीक है। और पराजित करने के पश्चात इन्होंने, ठीक है, चांदी की मुद्राएं जारी की थी, ठीक है, चांदी की मुद्राएं जारी की थी। और इन्हें दोस्तों परम भागवत भी कहा, ये जो परम भागवत की उपाधि है सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही धारण की थी। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि परम भागवत की सर्वप्रथम उपाधि किसने धारण की थी, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी दोस्तों। इनके समय में जो वैष्णव धर्म था वो चरम उत्कर्ष पर था, वैष्णव धर्म चरम उत्कर्ष पर था। तो ये फैक्ट थे जो इनसे पूछे जाते हैं। और समुद्रगुप्त से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हमने कल वीडियो बनाया था उसमें पूछा गया था कि बीड़ा, ठीक है, इनके जो सिक्के थे जारी हुए थे दोस्तों, इनको बीड़ा, ठीक है, बीड़ा जो है धारण करते हुए दिखाया गया था, ठीक, बीड़ा धारण करते हुए चित्रों पर इनको दिखाए, सिक्कों पर इनको दिखाया गया था। इनका एक लेख है जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, एक अभिलेख है दोस्तों, स्तंभ लेख इलाहाबाद का है, प्रयाग प्रशस्ति। ये पहले दोस्तों वहाँ था कौशाम्बी में, बाद में प्रयाग में जो है अकबर इसको मतलब जो है ले जाते हैं, ठीक है।
तो इससे संबंधित जो फैक्ट थे ये थे, आपको पता होगा ये क्रम। ये आपका जो 4 नंबर है ना, ये 4 ऑप्शन ये सही हो जाएगा। देखिए पहले श्रीगुप्त हो जाएंगे और फिर समुद्रगुप्त हो जाएंगे और फिर सेकंड में क्या है, सेकंड में आपके ये है ना, हाँ चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, ये हो जाएंगे। और फिर लास्ट में स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त दोस्तों इन्होंने देखिए इनसे संबंधित जो फैक्ट, वो हूणों को भगाया था भारत से, हूणों के साथ इन्होंने आक्रमण किया था। और इनका एक अभिलेख है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, भीतरी अभिलेख इन्हीं से संबंधित था, भीतरी और जूनागढ़। भीतरी अभिलेख दोस्तों स्कंदगुप्त से संबंधित, एक जूनागढ़ का अभिलेख था, जूनागढ़ का भी अभिलेख स्कंदगुप्त से ही संबंधित था। ठीक है, जो एग्जाम में फैक्ट पूछे जाते हैं, स्कंदगुप्त ने हूणों को भगाया था। ठीक है ना, उस समय हूणों का आक्रमण हुआ था, इन्हीं के समय इन्होंने हूणों को मारगत्या से भगा दिया था। ये फैक्ट थे। आगे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए अभिकथन यानी कथन और कारण वाले प्रश्न हैं। अल-बरूनी ने किताब अल हिंद लिखी। गजनी का सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। ठीक है, ये देखिए अब क्या सही होगा आप बताएं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ये दोनों सही हैं, ये आपका थर्ड सही हो जाएगा। ठीक, ये दोनों सही हैं और ए का कारण आर है, ये मतलब व्याख्या भी सही करता है। ये देखिए, अब देखिए ये अल-बरूनी थे दोस्तों, महमूद गजनवी थे ना, आप इनको जानते होंगे। इन्होंने भारत में 17 बार आक्रमण किया था। सोमनाथ का जो मंदिर था ना गुजरात में, सोमनाथ के मंदिर पर इन्होंने आक्रमण किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये फैक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। सोमनाथ का मंदिर ये भगवान शिव से संबंधित था, इन्होंने वहाँ पर आक्रमण की। इनका मतलब भारत में आक्रमण करना मतलब धन को लूटना था। ठीक है, बाकी राज नहीं करना चाहते थे। और इन्हीं के साथ दोस्तों अल-बरूनी भारत आए थे, जिन्होंने किताबुल हिंद, ठीक है, किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें भारत के बारे में बहुत विस्तृत, ठीक है, व्याख्या की थी। इन्होंने भारत के बारे में बताया था। ठीक है, ये फैक्ट पूछा था। अल-बरूनी दोस्तों ये इनको बचपन में अबू रिहान भी कहा जाता था, अबू, ठीक है, और अबू रिहान भी कहा जाता था। ये फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, पिस्तक का अर्थ है जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है। 40 खंभों का सभा भवन। ठीक है, और ये सेकंड ऑप्शन है मेहराब प्रवेश द्वार, तो यही ऑप्शन सही, सेकंड ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। जो पिस्तक होता था मेहराब, ठीक है, जो द्वार बना होता था ना इस मेहराब में ऐसे ऐसे करके, तो मेहराब का ये मतलब प्रवेश द्वार होता था इसको। ठीक है, आपको बता दें जो मुगल काल था, मुगल काल के जो संस्थापक थे वो बाबर थे। आपको पता ही होगा बाबर के बारे में, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो बाबर के बारे में पता होगा। ठीक है, बाबर ने मुगल, ठीक है, साम्राज्य की स्थापना की थी। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित को हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में उल्टा में लगाएं। अवरोही क्रम का आपको पता ही होगा दोस्तों, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, जो घटते क्रम में हो। ठीक है ना, तो देखिए ऋग्वेद की रचना, वर्ण व्यवस्था का उदय, मौर्य साम्राज्य का उत्थान और बौद्ध धर्म का उदय। ठीक है, हम इनका कालक्रम बताते हैं। देखिए ऋग्वेद की रचना आपको पता होगा, जो वैदिक काल था। ठीक है ना, जो वैदिक काल था उसको 2 भागों में बांटा गया था, एक ऋग वैदिक, एक उत्तर वैदिक। ठीक है ना, इसके बाद देखिए वर्ण व्यवस्था का उदय। वर्ण व्यवस्था का उदय आपको बता दें, देखिए जो ऋग वैदिक काल था उसे 2 भागों में बांटा, एक ऋग वैदिक काल था जो प्रथम वाला था। ठीक है, ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो जो ऋग वैदिक काल था इसमें देखिए ऋग्वेद की रचना हुई थी, जितने भी साहित्य थे, ठीक है, जो वैदिक साहित्य थे उनमें देखिए वेद प्रमुख थे। तो वेदों में 4 वेद थे, आपको बता दें। ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद था, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद था। फिर इसके बाद सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है, वेद कहा जाता है, और अथर्ववेद, ये 4 वेद थे। ठीक है, इसके बाद जो उत्तर वैदिक काल था, ठीक है ना, उसमें वर्ण व्यवस्था का उदय होता है दोस्तों। तो देखिए इसके बाद ये आ गया। और जो मौर्य साम्राज्य था, तो मौर्य साम्राज्य आपको पता है, इसके बाद जो है दोस्तों जब ये मगध साम्राज्य आता है ना, मगध, उसके बाद ये उदय इसका होता है मौर्य साम्राज्य का। मौर्य साम्राज्य जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये लगभग कितने 322, हाँ 322 ईसा पूर्व के आसपास ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, और बौद्ध धर्म का उदय आपको पता ही है कि इसके बाद होता है बौद्ध धर्म का उदय दोस्तों। तो दोस्तों जो बौद्ध धर्म था, ठीक है, ये लगभग 5वीं या 6वीं ईसा पूर्व के आसपास इनका उदय होता है। तो इसका मतलब ये मौर्य साम्राज्य के पहले हो गए। देखिए जो ईसा पूर्व चलता है वो हमेशा क्या कहते हैं, जो अगर ज़्यादा है, ठीक है ना, तो पुराना होगा, वो ज़्यादा पुराना होगा।
क्योंकि घटते हुए क्रम में चलता है। तो बौद्ध धर्म दोस्तों पहले आ जाएगा, क्योंकि जनपदों के जो महाजनपद थे उनके आसपास था। महाजनपदों के आसपास ही मौर्य साम्राज्य का उदय होता, उसके बाद होता जहाँ जो महाजनपद 16 महाजनपद थे, ठीक उसके बाद मौर्य साम्राज्य का उदय होता है। तो ये देखिए पहला आपका हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और इसके बाद जो है बौद्ध धर्म हो गया, जिसके देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक आपको पता ही है गौतम बुद्ध थे। ठीक, ये छठी ईसा पूर्व के आसपास की बात है। और देखिए मौर्य साम्राज्य तीसरी ईसा पूर्व के आसपास की बात है, तीसरी। ठीक है, ईसा पूर्व जब दोस्तों लगा होता है तो जो कम होता है वो बाद का होता है, और जो ज़्यादा होता है वो पहले का होता है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये छठवीं जो बौद्ध धर्म थे छठवीं ईसा पूर्व के आसपास की बात है। ठीक है, पाँचवीं या छठवीं। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। तो आपका ऑप्शन यही लास्ट वाला ही सही हो जाएगा, ये सी, ए बी डी। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और आपको बता दें, जो ये क्रम था इसका, ठीक है ना, ये तो आरोही क्रम की बात होगी। इसमें देखिए लगाने क्या, ये ध्यान रखिए, इसमें अवरोही क्रम बोल रहा है, यानी घटते हुए क्रम में लगाना है। यानी देखिए मतलब देखिए पहले ये आया था तो ये तो बढ़ते हुए क्रम में हम बता दिए, पहले आया था ये तो ये बढ़ते हुए क्रम में। देखिए जब ऐसे लगेगा ना, ये आएगा पहले, फिर इसके बाद ये आएगा, इसके बाद फिर ये तो बढ़ते हुए क्रम में हो जाएगा। लेकिन आपको घटते हुए क्रम में लगाना, तो जो सबसे बाद में आया हो, तो सबसे बाद में आपका कौन आया है? सबसे बाद में आपका देखिए मौर्य साम्राज्य आएगा, फिर उसके बाद आएगा, ठीक है, उसके पहले जो आएगा बौद्ध धर्म आएगा, फिर उसके पहले वर्ण व्यवस्था आएगी, फिर लास्ट में ऋग्वेद आएगा। यानी जो सबसे बाद पहले हुआ था वो लास्ट में, क्योंकि अवरोही क्रम में लगाना, ये ध्यान रखिएगा, अवरोही क्रम में लगाना। तो आपका आंसर डी सही हो जाएगा दोस्तों, डी। ये देखिए डी आंसर सही हो जाएगा। पहले सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर बी आएगा, फिर लास्ट में ए आ गया, क्योंकि ये सबसे पहले हुआ था। ठीक है ना, जब अवरोही क्रम होता है तो सबसे बड़ा पहले आता है, और फिर छोटा आता है, फिर छोटा आता है। ठीक है, अवरोही क्रम में सबसे बड़े पहले बड़ा आता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, कथन ए बी को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। करीब 2500 पूर्व लोहे के औजारों, जिनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल थे हैं, के बढ़ते प्रयोग के प्रमाण मिलता है, जो कृषि उत्पादन बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए हैं। तो दोस्तों ये दोनों सही हो जाएंगे। करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजार, जिनमें जंगलों को साफ करने की कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है, बढ़ते प्रयोग के प्रमाण मिलता है, कृषि उत्पादन बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। हाँ, श्योर सी बात है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हो गए थे। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। हाँ, आपके एक चीज़ बता देते हैं, जो लोहे का आविष्कार हुआ था, जो लोहा हुआ था, वो किस काल में हुआ था? देखिए आपको बता दें, जो पूरा पाषाण काल था, नव पाषाण काल था, और सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये यहाँ तक लोहे का आविष्कार नहीं हुआ, यानी लोहे से लोग अपरिचित थे। ठीक है, इसके बाद जैसे जो वैदिक काल आता है, वैदिक काल के पश्चात लोहे का मतलब जो है साक्ष्य मिलता है। अब कहाँ से पहले लोहे का साक्ष्य मिलता है आपको बताते हैं दोस्तों। जो लोहे का प्रथम साक्ष्य मिलता है वो अतरंजी खेड़ा से मिलता है। ठीक है, अतरंजी खेड़ा से, हस्तिनापुर से। ठीक है, यहाँ से मिलता है। आपको बता दें, जो प्रथम धातु मनुष्य ने प्रयोग की थी उसका नाम है तांबा। ठीक है, प्रथम धातु जो प्रयोग की थी उसका नाम है तांबा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चोल शासन में भूमि के प्रकार का सही विकल्प के लिए मिलान करें। ठीक है ना, देखिए विकल्प दिया है, मिलान करना, जो भूमि के प्रकार थे उस समय। ठीक है ना, देखते हैं। पहला दोस्तों ये इसमें देखिए वेमलन्नन वई, ठीक है ना, वेमलन्नन वगई, ब्रह्मदेव, शालाभोग और देवदान। ठीक है, देवदान ये भूमि के प्रकार हैं, इसको देखिए कहाँ मिलाना है। ठीक है, आपको मिलान करना है। तो दोस्तों आपको बता दें, जो आपका देवदान है ये मंदिरों से संबंधित, ठीक है, उपहार में दी जाती थी, ये मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि थी। देवदान जो थी दोस्तों, ये मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि थी। और जो शाला भोग थी, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए थी। शाला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि थी, ये आपका सेकंड हो जाएगा। और जो दोस्तों आपका ब्रह्मदेव, ये गैर ब्राह्मणों किसान स्वामी की भूमि थी। ब्रह्मदेव देखिए, ब्रह्म से समझ में आ रहा, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी। ठीक है, और जो वेमल्लन, ठीक है,
विमलन वगई जो दोस्तों थी, ये आपकी 4 नंबर यानी ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? एक मिनट, हाँ, ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा, 2। ठीक है, ये सेकंड से देखिए, ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। ए का 3 हमने बताया ना, ए का 3 आपका ये हो गया देखिए। ठीक, जो विमलन वगई थी, ये गैर ब्राह्मणों को, किसानों को भूमि दी। जो ब्रह्मदेव थे दोस्तों, ये ठीक है ना, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, ये था, ऐसा था। ठीक है ना। और जो देवदान थी ये इसका था, और जो शाला भोग थी इसका। ठीक है, 1 का 3 है, याद रखिएगा, ये ऐसा है। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो चोल साम्राज्य था, इससे संबंधित जो फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, स्थानीय स्वशासन के लिए बहुत फेमस था चोल साम्राज्य, स्थानीय स्वशासन के लिए बहुत फेमस था, आप याद रखिएगा। ठीक है, और इसके जो राजा थे, जो फेमस थे, राजेंद्र चोल थे, राज प्रथम थे, ये बहुत फेमस थे, जिन्होंने समुंदर तक को जीत लिया था। ठीक है ना। उस समय जो देखिए चोल साम्राज्य आपका ये जहाँ आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु के आसपास का क्षेत्र था, उस वहीं पर ये प्रसारित था। ठीक है, वहीं का यानी दक्षिण भारत का साम्राज्य था। तो वहाँ पर दोस्तों इन्होंने, ठीक है, जो समुंदर के किनारे में जितने बसे राज्य थे, ठीक है, वहाँ उनको जीत लिया, श्रीलंका को जीत लिया था। वहीं श्रीलंका में इन्होंने युद्ध किया था, राजेंद्र चोल ने श्रीलंका तक को जीत लिया था। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे फेमस क्वेश्चन है वो है स्थानीय स्वशासन के लिए चोल साम्राज्य फेमस था। ठीक है, और आप इसको याद रखिएगा। ये देखिए, जो विमलन वगई थी, ये आपके गैर ब्राह्मण संबंधित भूमि थी। और जो ब्रह्मदेव, देखिए ब्रह्म यानी ब्राह्मण से संबंधित भूमि आपकी ये थी, याद रखिएगा। और देवदान यानी मंदिर, देव से मंदिर हो गए, मंदिर। और शाला भोग आपका ये विद्यालय, शाला भोग। ठीक है, याद रखिएगा। पहले ये थोड़ा उल्टा हो गया था, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, ये कथन और कारण संबंधित क्वेश्चन है। 1765 के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट के कारीगरों, किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था, खेती चौपट होने की दिशा में अग्रसर थी। 1770 में पड़े अकाल में से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। अब कारण है, बंगाल की दीवानी, ठीक है, मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की कोशिश यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व मिल हासिल कर सके और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदें। बंगाल में वसूले गए राजस्व का इस्तेमाल निर्यात के चीज़ों को खरीदने के में किया जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ओके, आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये दोनों सही हैं, दोनों फैक्ट सही हैं। ये आपका प्रथम ऑप्शन जो है यही सही हो जाएगा। ठीक है, ए आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। अब देखिए, आपको बता दें, 1765 के आसपास की जो बात है, तो इस समय जब 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है, तो उसी समय जो है भारत में अंग्रेज़ों की नींव पड़ जाती है। अंग्रेजी साम्राज्य की नींव देखिए इसी युद्ध से पड़ जाती है, ये स्थापित हो जाते हैं। जब बक्सर का युद्ध हारा जाता है, ठीक है, अंग्रेज जीत लेते हैं, तो उस समय देखिए वारिंग, ये आपके रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव थे दोस्तों। ठीक है, अंग्रेज़ों के जो गवर्नर थे। ठीक, इन्होंने बंगाल में, ठीक है, राज किया। आपको बता दें कि जो क्लाइव थे, इनको बंगाल का गवर्नर पहले बनाया गया था। प्रथम जो बंगाल का गवर्नर था, ठीक है, गवर्नर की बात हो रही, बंगाल का बना था। ठीक है, गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जो बने थे ये रॉबर्ट क्लाइव ही बने थे। ठीक है, बक्सर युद्ध को जीतने के पश्चात इनको बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है। और दोस्तों इसी समय इन्होंने बंगाल में द्वैत शासन भी प्रारंभ कर दिया था। 1765 में ही क्लाइव ने, ठीक है, बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ कर दिया था। और बाद में जो वारेन हेस्टिंग आते हैं, ठीक है, गवर्नर बन करके 1772 में वारेन हेस्टिंग गवर्नर बन के आते हैं, तो ये इन्होंने जो द्वैत शासन था उसको हटा दिया था। ठीक, और दोस्तों वारेन हेस्टिंग को भारत, देखिए ये बंगाल के गवर्नर थे, लेकिन वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? देखिए गवर्नर ओनली, जो क्लाइव थे ये ओनली गवर्नर थे, लेकिन जब वारेन हेस्टिंग थे इनको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। ठीक है, गवर्नर जनरल शब्द एक जोड़ दिया जाता है, ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। याद रखिएगा, ये फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल की जब बात होगी तो वारेन हेस्टिंग
को आप टिक मारिएगा। अब जब बंगाल के गवर्नर की बात होगी, ठीक है, तो आपके रॉबर्ट क्लाइव होंगे, ठीक है। बक्सर का युद्ध इन्होंने जीता था, याद रखिएगा बिल्कुल अच्छे से। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें, जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, ठीक, तो अंग्रेजों की तरफ जो लड़े थे उनका नाम था मुनरो, ठीक है ना। मुनरो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अंग्रेजों की तरफ से, ठीक है, मुनरो लड़े थे, और जो भारत की तरफ से 3, ठीक है ना, लोग थे, उसमें आपको बताते हैं। ये आपके थे शाह आलम, ठीक है, शाह आलम द्वितीय, ठीक है, ये आपके मुगलों के बादशाह थे, आलम शाह आलम द्वितीय, याद रखिएगा। और इसके बाद दोस्तों शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला थे, और मीर कासिम, ठीक है। ये सारे लोग 3 लोग थे, ठीक है, जो मतलब जो मुनरो के अगेंस्ट थे। अंग्रेजों की तरफ से मुनरो थे, भारत की तरफ से ये 3 लोग थे, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे और मीर कासिम बंगाल के, ठीक है, नवाब थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाया था, ठीक है। 1829 में सती प्रथा को किसने प्रतिबंधित करवाया था? तो वो थे राजा राम मोहन राय, आपको पता ही होगा, ठीक। उस समय जो विलियम बेंटिक थे भारत के, ठीक है, पहले गवर्नर, ठीक है। देखिए, अभी तक बंगाल के गवर्नर थे आपके, हम बताए ना, क्लाइव थे बंगाल के गवर्नर ओनली, लेकिन वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता पहला। लेकिन जो भारत का पहला गवर्नर था, ठीक है, भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है, उनका नाम था, ठीक है, विलियम बेंटिक, और विलियम बेंटिक की सहायता से ही, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवा दिया था, याद रखिएगा। और राजा राम मोहन राय के बारे में और बताएं, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी दोस्तों। कब किया था इन्होंने? 1828 में। ये भी फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। और ऑप्शन में आपके क्या हैं? ऑप्शन में ईश्वरचंद विद्यासागर है दोस्तों। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, इन्हीं के वजह से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना था। इन्हीं के प्रयासों से, ठीक है ना, जो भारत के पहले वायसराय थे ना, केनिंग, भारत के पहले वायसराय, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, लॉर्ड केनिंग थे। तो लॉर्ड केनिंग ने, ठीक है ना, उस समय विधवा पुनर्विवाह को पारित किया था, ठीक। तो 1856 की बात है ये। 1856 में दोस्तों ईश्वरचंद विद्यासागर ने, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाया था। ज्योतिराव फूले दोस्तों, इनके बारे में बता दें आपको कुछ तथ्य जो एग्जाम में पूछे जाते दोस्तों। इन्होंने ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, ठीक है। ये जाति विरोधी, ठीक है, ये जाति विरोधी समर्थक थे, यानी जात का विरोध करते थे। ये महाराष्ट्र के थे तो दोस्तों, याद रखिएगा। और ईश्वर विद्यासागर जो थे दोस्तों, ये स्त्री शिक्षा की बात करते थे, यानी स्त्री समर्थक थे, स्त्रियों के मतलब जो स्वतंत्रता के समर्थक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके बारे में आपको बता दें तथ्य। इनका मूल नाम जो है मूल शंकर था, इनका मूल नाम था, ठीक है, बचपन का नाम दोस्तों। इन्होंने ब्रह्म, जैसे मतलब राजा राममोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की, वेदों की ओर लौटो की बात कही थी इन्होंने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों वेदों की ओर लौटने की बात कही थी, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 में। ये मुंबई में की थी, लेकिन बाद में इसका मुख्यालय लाहौर में बना दिया जाता है, इनसे संबंधित। और इनके एक पुस्तक जो एग्जाम में पूछी जाती है अक्सर, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, कथन और कारण संबंधित क्वेश्चन है। 1927 से लेकर के 35 के बीच अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन की शक्ति, ठीक है, दिखाना था, ठीक है। अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन की शक्ति दिखाना था, ठीक। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका?
तो दोस्तों इस जो ये क्वेश्चन है इसका पहला आंसर सही हो जाएगा, यानी पहला कथन सही है, लेकिन जो कारण है ये गलत है। ठीक है ना, ये गलत है दोस्तों। देखिए भीमराव अंबेडकर ने 3 आंदोलन चलाए थे, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको बता दें 1927 में, ठीक है, 1927 में इन्होंने एक आंदोलन चलाया था महाराष्ट्र में, महाड़ का सत्याग्रह। क्या नाम था उसका? महाड़, महाड़। ठीक है, महाड़ का सत्याग्रह, उसको चावदार तालाब सत्याग्रह भी कहा जाता है। चावदार तालाब सत्याग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों उसमें क्या हुआ था कि जो एक चावदार तालाब था, ठीक है ना, तो उस तालाब में पानी पीने का मतलब जो है, जो ये लोग होते थे, एससी लोग होते थे, उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था, तो इन्होंने उनको अधिकार दिलाया था पानी पीने का। ठीक है, उसके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, एक आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो वो चावदार तालाब सत्याग्रह के नाम से भी फेमस है, महाराष्ट्र में है, महाड़ सत्याग्रह भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और इनके बारे में तो सबको पता ही होगा, फिर भी हम बता देते हैं। ठीक है, संविधान के जनक इनको कहा जाता है। प्रारूप समिति जो बनी थी ना, जिसे मसौदा समिति भी कहा जाता है। ठीक है, प्रारूप समिति, देखिए क्या प्रारूप जो समिति बनी थी दोस्तों, ठीक है, संविधान में, ये बनी थी 1947 में। तो दोस्तों इसके मतलब इनको जोड़कर 7 सदस्य भी थे, तो इसके अध्यक्ष भी यही थे प्रारूप समिति के, याद रखिएगा ये बात। और संविधान के जनक थे ही ये। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, सुधार आंदोलनों का उनके नेताओं के साथ मिलान करें। ठीक है, देखिए इसकी चर्चा देखिए हम अभी थोड़ी देर पहले किए थे। मठुआ पंथ, सत्य शोधक समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज। देखिए आर्य समाज के बारे में बता ही दिए थे, ये 1875 में, ठीक है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको चलाया था, वेदों को लौटने की बात कही थी इन्होंने। ठीक है, और जो ब्रह्म समाज था ये 1828 में किसने चलाया था? राजा राम मोहन रॉय ने चलाया था। ठीक है, और सत्य शोधक समाज, इसको तो अब बताए ही थे हम, ज्योतिराव फूले ने चलवाया था। ठीक है, जाति विरोधी थे ये। और मटुआ पंथ, इसको हरिदास ठाकुर ने, ठीक है, हरिदास ठाकुर ने मटुआ पंथ, ठीक है, चलाया था। तो ये सारी चीज़ें थी, आप इनको नोट करिए, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के उदय के बारे में दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे। तो देखिए दोस्तों, पहला जो ऑप्शन ये तो सही है, 28 दिसंबर, ठीक है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने किया था? एयू होम ने किया था। एयू होम ने इसकी स्थापना की थी राष्ट्रीय कांग्रेस की। होम, ठीक, एयू होम ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। आप ये फैक्ट याद रखिएगा। और राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष डब्लू बनर्जी थे, ठीक है ना, डब्लू बनर्जी थे पहले अध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। ठीक है, तो ये फैक्ट है। लेकिन अधिकांश जो आपका ये भी है, अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे। तो दोस्तों ये जो है ये गलत है। ठीक है, अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि, ये नहीं है। देखिए बहुत शिक्षित थे, जो भी मतलब राष्ट्रवादी नेता थे वो बहुत शिक्षित थे। जैसे कि राष्ट्रवादी नेताओं में आपको बता दें, बाल गंगाधर तिलक थे, वो भी शिक्षित थे। ठीक है, और भी बहुत थे, बाल लाल पाल, ये सब राष्ट्रवादी नेता ही थे। तो ये सब शिक्षित पृष्ठभूमि से थे और ग्रामीण नहीं थे, ये सब जो है अच्छे घरों से थे। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, ये देखिए कथन और कारण से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कथन और, देखिए जब तक आप अच्छे से पढ़ोगे नहीं तब तक क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी ही पड़ेगी और साथ में डिटेल भी जानना पड़ेगा। देखिए बिना डिटेल के आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि कथन और कारण क्वेश्चन देता है। इसलिए पहला है कथन, अंग्रेजों ने सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। कारण है, मई 1857 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने कई जगह बगावत की और समाज के विभिन्न तबकों के लोग विद्रोही तेवर के साथ उठ खड़े हुए। तो आपके ये ऑप्शन दोनों सही हैं। ठीक है, ये कारण भी कथन दोनों सही व्याख्या भी करता। देखिए अंग्रेजों ने सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया था। श्योर सी बात है, ऐसा हुआ था। ठीक है, और इसी का विरोध करने के लिए, ठीक है ना,
ठीक, ये जब 1857 की जो क्रांति हुई थी, यही सब चीज़ देखते हुए मतलब जो है भारतीयों ने क्रांति कर दी थी। और मई में क्रांति हुई थी, आपको पता ही भी है। ठीक है, जो शुरुआत अब 10 मई के आसपास होती है ना, 10 मई 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने कई जगह बगावत की थी। तो आपको पता है जो आपके मंगल पांडे थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही तो थे। ठीक है, ये 34वीं जो इन्फेंट्री थी उससे संबंधित थे। ठीक, तो ये क्वेश्चन था आपका, दोनों सही हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, ये देखिए, कथन कारण से बहुत पूछे जाते हैं, राज्यों के गठन संबंधित बात है। कथन है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री ठीक वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। सेकंड है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1965 में सुझाव दिया कि असमिया, बंगाल, उड़ीसा, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु भाषाओं के लिए अलग अलग प्रांतों को का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमाओं को पुनः तय किया जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों सही हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। ठीक है, विरोध करते थे ये। और ये भी सच है कि राज्य पुनर्गठन जो आयोग था 1965 वाला, ठीक है, इसने ऐसी बात कही थी। और आपको बता दें, जो पहला भाषा के आधार पर राज्य बना था 1953 में, वो आपका आंध्र प्रदेश था। याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, मानचू रिपोर्ट के अनुसार बना था। मानचू एक कमेटी बनी थी, मानचू, उसी के आधार पर आंध्र प्रदेश को, ठीक है, भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया जाता है। याद रखिएगा। ओके, तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा सेकंड। इसमें सेकंड ऑप्शन, यानी दोनों सही है, लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं करता है ये। ठीक, दोनों सही है, लेकिन ये जो इसके आधार पर ऐसा हुआ था ये नहीं है, ये व्याख्या नहीं करता सही से पहले कथन की। ओके, क्वेश्चन है, आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंडों, अब देखिए, अब इतिहास से संबंधित प्रश्न थे, अब यहाँ पर ज्योग्राफी संबंधित प्रश्न मिलेंगे आपको। आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि वे बहुत हमसे दूर हैं। अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल तारों 7 तारों का समूह है, जिसे सप्तऋषि भी कहा जाता है। ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता रहता है। चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थिति में दिखता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है सिर्फ सी गलत है। ये ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता रहता है, ये बात गलत है, वो स्थान नहीं बदलता रहता है। देखिए, चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थिति में दिखता है। ये श्योर सब कोई जानता है कि चंद्रमा का आकार अलग अलग होता है, पहले छोटा फिर बड़ा, फिर जब न्यू मून होता है उस समय छोटा रहता है, जब फुल मून हो जाता है उस समय बड़ा हो जाता है। अर्सा मेजर, ठीक है, अर्सा मेजर नक्षत्र, ठीक, मंडल 7 तारों का समूह है। अर्सा मेजर नक्षत्र जो मंडल होता है दोस्तों, ये 7 तारों का समूह होता है, जिसे सप्तऋषि भी कहा जाता है। ये भी सही है। हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते, क्योंकि वो हमसे दूर हैं। ठीक है, देखिए, तारों में प्रकाश होता है, इसी और सी बात है। किसके प्रकाश से चमक? तारे में स्वयं का प्रकाश होता है, ये भी बात श्योर है। देखिए, जो सूर्य है अपना, ये तारा ही तो है एक, स्वयं का प्रकाश होता है, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन 70% होता है, 71% में हाइड्रोजन और हीलियम होता है लगभग 23% के आसपास। ठीक, बाकी यानी हाइड्रोजन और हीलियम होता है तारों पर, जिसकी सहायता से इनमें स्वयं का प्रकाश होता है। गर्मी होती है तो आप जानते हैं, लेकिन ये हमसे दूर हैं, इसलिए हम इनकी गर्मी को महसूस नहीं कर पाते हैं। ओके, लेकिन सूर्य की हम गर्मी को महसूस कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा है। ओके, आगे चलते हैं। तो आपका ये देखिए, ये सही हो जाएगा, ए बी डी सही हो जाएगा। बाकी ये जो है ये डी, बस ये सी गलत है, डी सही है, ए और बी भी सही, ए भी सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, ग्लोब के विषय में कौन सा कथन सही है? ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल छोटा प्रतिरूप है। ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकते हैं। ग्लोब पर देश, महाद्वीप, महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं। यह स्थिर और न घूमने वाला है। तो दोस्तों ये देखिए, लास्ट वाला तो बिल्कुल गलत है, आपको भी पता है। यहाँ स्थिर ना घूमने वाला है, तो देखिए इसको आप घुमा सकते हो, एक जगह रख करके घुमाते रहते हैं ना, इधर तो देख सकते हैं, तो यही बस गलत हो जाएगा। बाकी ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल यानी छोटा प्रतिरूप है। ठीक है, ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकते हैं, श्योर सी बात है। ग्लोब पर देश, महाद्वीप, महासागर उनके सही आकार में दिखाए गए जाते हैं। ठीक, ये चाहिए बस डी, यानी पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ए। ओके, ए बी सी सही है। आगे चल, क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्न विशेषताओं से पृथ्वी के ताप कटबंधी की पहचान कीजिए। ठीक है, निम्न विशेषताओं से पृथ्वी के ताप कटिबंध की पहचान कीजिए। ऑप्शन है आपके, दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है। ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच वाले क्षेत्र होते हैं। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है। अब नीचे ऑप्शन भी दिया हुआ है, आपके ऑप्शन दिया है शीतकटिबंधीय, शीतोष्ण, ठीक है, उष्ण और उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो क्या सही हो जाएगा अभी बताते हैं हम आपको। देखिए दोस्तों, ये जैसे पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, तो आपकी जो इक्वेटर होती है यानी भूमध्य रेखा, ये आपकी जीरो दोस्तों, ठीक है, जो भूमध्य रेखा होती है इसी के पास के क्षेत्र होते हैं। देखिए भूमध्य रेखा में जो सूर्य होता है हमेशा यहाँ पर उसकी किरणें सीधी पड़ती हैं। भूमध्य रेखा में सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं और भूमध्य रेखा के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं हमेशा वहाँ क्या कहते हैं 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है। दिन रात यहाँ बराबर होते हैं क्योंकि सूर्य यहाँ लंबवत होता है। और इसके पश्चात देखिए दोस्तों, जो यहाँ होता है यहाँ 23 डिग्री उत्तर दक्षिण, ये दक्षिण है, ये देखिए उत्तर है और ये दक्षिण है। तो 23 साढ़े 23 में दोस्तों आपका ये यहाँ मकर रेखा होती है, ठीक, और ऊपर 23.5 में दोस्तों आपकी होती है कर्क रेखा। ठीक है, क्या होती है? कर्क रेखा। ये भारत को, ठीक है ना, कर्क रेखा जो होती है दोस्तों भारत को 8 राज्यों से डिवाइड, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और भारत के बीचों बीच से गुजरती है दोस्तों। आप याद रखिएगा भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद ये जहाँ पोल होते हैं, उत्तरी ध्रुव ये हो गए और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो दोस्तों जो आपके भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र होता है ये उष्णकटिबंधीय होता है। लेकिन जो देखिए और 23 तक और ये इधर 23 तक, उत्तर की तरफ 23 तक कर्क रेखा और दक्षिण की तरफ मकर रेखा तक, ये आपके होते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इन्हें मतलब उपोष्ण भी कहा जाता है। ठीक, इसके मतलब वो जो उष्ण के बाद जो आता है वो उपोष्ण आता है। लेकिन जो इसके बाद दोस्तों 23 और 66 ये आपका होता है, 66 यहाँ पर होता है ये दक्षिण शीत, यहाँ पर शीत कटिबंध होता है, शीत। ठीक है, शीत कटिबंधी ये होता है 66 डिग्री में दोस्तों, आप याद 66.5 ये दक्षिण में और 66.5, ठीक है, उत्तर में आपका होता है शीत। और इसके बीच का जो क्षेत्र होता है ये वाला क्षेत्र देख लीजिए, ये क्षेत्र होता है शीतोष्ण होता है। क्या होता है? शीतोष्ण। शीतोष्ण मतलब देखिए 23 और 66 के जो बीच का क्षेत्र है ये आपका शीतोष्ण होता है। तो इसमें देखिए यही बात कही गई है कि देखिए उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव व्रत, और उत्तरी ध्रुव व्रत ये हो गया, उत्तरी ध्रुव व्रत हो गया ना ये, और दक्षिणी ध्रुव व्रत, इनके जो बीच की कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र होता है वो आपका होता है शीतोष्ण। और एक चीज़ और आपको बता दें कि यहाँ पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। इधर देखिए शीतोष्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ मतलब जो है सर्द होती है, ठंड होती है, मतलब यहाँ पर जो गर्म नहीं होता है यहाँ का क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि सूर्य जो है यहाँ तिरछी मतलब रेखाएं पड़ती हैं उसकी, और जो शीत कटिबंधीय होता है वहाँ 6 महीने के दिन 6 महीने की रात होती है। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीज़ें, इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है, यहाँ का तापमान मध्यम होता है, तभी तो शीतोष्ण कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई ना आपको? आगे चलते हैं। तो देखिए आपका ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय आपका ये भी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत के ग्रीन बीच के पूर्व 82.5 डिग्री 30 पूर्व पर स्थित है। भारत का मानक समय क्या होगा यदि ग्रीन बीच समय 1 बजे अपराह्न है? ठीक है, देखिए आपको बता दें ग्रीन बीच जो रेखा होती है 0 डिग्री से गुजरती है। एक चीज़ आपको बता दें, देशांतर जो रेखाएं होती हैं ये वर्टिकल, पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएं वर्टिकल ही होती हैं, ये देखिए वर्टिकल, ठीक है, जो सीधी रेखाएं होती हैं ये देशांतर रेखाएं होती हैं। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल रेखाएं होती हैं ये वाली, ठीक है, ये आपकी कौन सी रेखाएं होती हैं? अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, अक्षांश रेखा। तो जो देशांतर रेखा होती है, जो 0 डिग्री देशांतर होती है, वो आपकी ग्रीन बीच से गुजरती है। तो भारत का अगर ग्रीन बीच जो लंदन में है, ग्रीन बीच कहाँ दोस्तों? लंदन में है। तो लंदन में अगर 12 बजता है तो भारत में बजेगा 5:30। क्यों? क्योंकि ग्रीन बीच से, ठीक है, भारत का समय 5:30 घंटे आगे है। ठीक, तो यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर 1 बजता है, ठीक,
ग्रीनविच में अगर 1 बजता है तो इसमें 5:30 आप जोड़ दीजिए, तो 1 में 5:30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6:30। तो 6 के जहाँ 30 होगा, अपराह्न होगा, अपराह्न की बात हो रही तो अपराह्न हो जाएगा आपका, ये सेकंड वाला सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दें जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो भारत में ग्रीनविच के पूर्व जो टाइम है दोस्तों, जो भारत में देशांतर रेखा गुजरती है, ठीक है, वो 82.5, ठीक है, डिग्री पूरब की तरफ, याद रखिएगा हमेशा उत्तर नहीं पूरब की तरफ है ये, ठीक है, पूरब की तरफ है दोस्तों। और ये रेखा देखिए भारत के कितने राज्यों को काटती है, कहाँ से गुजरती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों ये रेखा जो मेन आपकी इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, याद रखिएगा। जो ग्रीनविच वाली रेखा दोस्तों, ठीक है, देशांतर रेखा है, ये दोस्तों सीधी रेखा दोस्तों आपकी नैनी, उत्तर प्रदेश के नैनी, इलाहाबाद में है ना नैनी, नैनी से, ठीक है, बीचों बीच के गुजरती, नैनी के बीचों बीच से गुजरती है, याद रखिएगा। और भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है दोस्तों, कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। आपको एक ट्रिक बताते हैं, उमा एसी चलते ही उड़ गई, उमा याद रखिएगा, उमा एसी चलाते ही उड़ गई, उड़ गई, याद रखिए इसको ट्रिक को, उमा एसी चलाते ही उड़ गई। तो उमा से क्या हो जाएगा, उ से उत्तर प्रदेश, पहला उत्तर प्रदेश नैनी से गुजरती है आपको पता है। फिर दूसरा एम से उमा माँ आ गया, तो एम से हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है। अभी एसी, ए से हो गया आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, ए से हो गया आंध्र प्रदेश, और सी से हो गया आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, क्या हो गया, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और उड़ गई, उड़ से उड़ीसा हो गया, क्या हो गया, उड़ीसा। तो याद हुआ है आपको, उमा एसी चलाते ही उड़ गई। ओके, तो जो आपकी ग्रीनविच टाइम जो मेन रेखा है, ठीक है, वो आपकी कहाँ से गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से, आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक, कहाँ से, भारत के 5 राज्यों से। और जो मध्य से गुजरती है दोस्तों, आपके इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, ठीक है, जो समय है आपका मानक समय रेखा है, याद रखिएगा आप, ये एग्जाम में पूछा जाता है। उमा एसी चलाते ही उड़ गई, याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते हैं, शीतोष्ण पर्णपाती, शीतोष्ण सदाबहार, ठीक है, शंकुधारी वन, और दोस्तों आपका लास्ट में है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा दोस्तों, आपका ये शंकुधारी वन। जो शंकुधारी वन होते हैं दोस्तों, इनमें आपके जैसे चीड़, देवदार, ये वन उगते हैं। देवदार ये जो पहाड़ी इलाका नहीं होता दोस्तों, वहीं पर ये उगते हैं, तो याद रखिएगा इसको। और भारत में सर्वाधिक जो वन टाइप पाया जाता है वो आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ही पाया जाता है, याद रखिए, क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है, भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, स्थल की ऊंचाई वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित है। वनस्पति की वृद्धि ढाल मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन दोस्तों, ये दोनों सही हैं, ठीक है, लेकिन व्याख्या सही नहीं करता, आपका बी सही हो जाएगा, दोनों सही लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। जो ए है आर की सही व्याख्या नहीं करता है, ये आपका सही है। स्थल की ऊंचाई वनस्पति की विशेषता एक दूसरे पर संबंधित है, ठीक है। देखिए स्थल की ऊंचाई से वनस्पति चेंज हो जाती है। ओके, जैसे कि आपको बताया अभी, जो देवदार वृक्ष होते हैं वो ऊंचाई पर होते हैं, ठीक है ना। ओके, और उनमें जो मतलब जो पत्तियां उनकी होती है उनको चेंज हो जाती हैं। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वनस्पति की वृद्धि ढाल मिट्टी की परत और मोटाई पर निर्भर करती है, ठीक है, ये भी सही बात है, लेकिन ये जो आर है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ओके, ये कारण नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, महासागरीय सतह पर जल की गति के बारे में निम्नलिखित को सुमेलित करिए। सही सुमेलन करना है। ठंडी महासागरीय धाराएं, ज्वार भाटा, तरंगे, गर्म महासागर धाराएं, ठीक है, इनसे प्रश्न बनते हैं, आप इसको याद कर लीजिए। महासागर, देखिए पहला ऑप्शन है महासागरीय, जो मैच करना है आपको, महासागरीय सतह पर एकांतर नियम से जल का उठना एवं गिरना, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, ध्रुवों से उष्णकटिबंधीय अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक है। तो आपको हम कल के वीडियो में बताए थे, जो महासागरीय जल धाराएँ होती हैं, इनमें जो ये प्रवाहित होती हैं, जैसे गर्म और ठंडी जो 2 धाराएँ होती हैं, तो आपको बताए थे कि जैसे ये पृथ्वी है, हाँ,
तो जो ये भूमध्य रेखा है 0 जो डिग्री होती है, 0 अक्षांश होती है, भूमध्य रेखा होती है। तो यहाँ पर आपको पता है ये निम्न अक्षांश होते हैं, क्योंकि 0 शुरू होती है तो निम्न अक्षांश हो गई, और यह उष्णकटिबंधीय होता है ये। यहाँ पर जो यहाँ का जल होता है वो गर्म होता है, ठीक है, ये समझ लीजिए। मतलब यहाँ पर क्योंकि सूर्य की किरणें बराबर पड़ती हैं, 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात होता है, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। तो जब मतलब इधर देखिए ये आपके उत्तरी ध्रुव हो गए, दक्षिण ध्रुव यहाँ 90 होता है, तो उच्च अक्षांश हो गए ये, ठीक है। तो जल धाराएँ जो होती हैं, जो ठंडी वाली होती हैं दोस्तों, याद रखिए ठंडी। अब यहाँ पर 6 महीने की रात होती है, 6 महीने का दिन होता है, तो यहाँ ठंडा रहता है मौसम। तो जो ठंडी जल धाराएँ होती हैं हमेशा याद रखिएगा ये उच्च की तरफ से, उच्च अक्षांश की तरफ से निम्न अक्षांश की तरफ जाती हैं, ठीक है। ये उच्च अक्षांश की से निम्न अक्षांश की ओर जाती हैं। गर्म जल धाराएँ हमेशा, ठीक है, उच्च से निम्न से उच्च की ओर जाती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यानी ध्रुवों की ओर जाती हैं, मतलब निम्न अक्षांश यानी उष्णकटिबंधीय, ठीक है, जो मतलब वो होता है क्षेत्र, यहाँ से जो है ये शीतोष्णकटिबंधीय की तरफ जाती हैं, यानी मतलब ध्रुवों की तरफ जाती हैं। ये बात याद रखिएगा। तो इसी ज्वार भाटा आपको पता ही है। ज्वार भाटा ये आपके दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना गिरना, ठीक है, उठना और गिरना, ये ज्वार भाटा होता है। ठंडी महासागरीय जो जलधाराएँ होती हैं, ठीक, तो आपकी ध्रुवों से उष्णकटिबंधीय, देखिए लिखा ना आपका 4 नंबर में, ध्रुवों से, मतलब हमने बताया ना ध्रुवों से ये ठंडी होती हैं। जो ठंडी जलधाराएँ होती हैं दोस्तों, ये ध्रुवों से उष्णकटिबंधीय होती हैं, इधर की ओर जाती हैं, ठीक। तो पहले ये इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके बाद जो है ज्वार भाटा का ये सही हो जाएगा, आपका सेकंड सही हो जाएगा, दिन में 2 बार नियम से उठना और गिरना, ठीक है, जल का। और इसके बाद जो गर्म ये जलधाराएँ होती हैं भूमध्य रेखा से निकट उत्पन्न होती हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, इसके बाद जो तरंगे होती हैं, देखिए तरंगे आपकी फर्स्ट वाली यानी महासागरीय सतह पर एकांतर नियम से जल का उठना और गिरना। तरंगे होती हैं एकांतर, ठीक है, नियम से जल का उठना या गिरना, लेकिन दिन में 2 बार। देखिए ज्वार भाटा हमेशा दिन में 2 बार आता है, ये आप याद रखिएगा। 2 बार की जब बात होगी वहाँ ज्वार भाटा हो जाएगा। और इसके बाद गर्म महासागर जो धाराएँ होती है भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, कि उष्णकटिबंधीय होता है वहाँ पर, ठीक है। पृथ्वी में जो भूमध्य रेखा उष्णकटिबंधीय होता है, यहीं से मतलब जो ये निम्न से उच्च की ओर जाती हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, मानसून पवने हैं, जो मानसूनी पवने हैं वो हैं ग्रही पवने, मौसमी पवने, स्थायी पवने, अस्थानीय पवने। तो आपका ऑप्शन दोस्तों ये सही हो जाएगा, जो सेकंड है, मौसमी पवने जो होती है मानसूनी पवने होती हैं, जो मौसमी। देखिए अब आपको बता दें कि ये पवने जो मानसूनी पवने होती हैं, ठीक है, मौसमी पवने जो होती हैं दोस्तों, ठीक, इनको मानसूनी पवने भी कहा जाता है, मानसूनी या मौसमी पवने, ठीक है, एक ही बात है। अभी देखिए इसी को मतलब सेम बताया गया है। तो दोस्तों ये जो इनकी उत्पत्ति होती है, ये जो कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में जो वाणिज्यिक पवने क्षेत्र नहीं होती, वहीं इनकी उत्पत्ति होती है, ठीक। अब आपको पवने बता देते हैं, पहले पवन कितने प्रकार की होती हैं। तो पवन आप देख लीजिए, पहली पवन आपकी होती है, ठीक है, इसको कहते हैं आप व्यापारिक पवने, ठीक है। क्या कहते हैं? व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने। अब दोस्तों आपको बता दें, जो व्यापारिक पवने होती हैं ये उपोष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता नहीं है, जैसे जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी का जो मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, उसी के मतलब जो है 33 डिग्री के आसपास बनता है ये क्षेत्र, 33.5 डिग्री के आसपास क्षेत्र जो बनता है वो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो ये वहीं पर उत्पन्न होती हैं, ठीक है। और इनके चलने का जो क्रम होता है दोस्तों, ये हमेशा उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलती हैं। मतलब ये कि जैसे कि मतलब जो है जहाँ उपोष्ण जहाँ 33 बनता है ना, तो ये मतलब निम्न की तरफ चलती हैं, यानी मतलब 0 भूमध्य रेखा की तरफ चलती हैं, याद रखिएगा ये बात। तो ये तो व्यापारिक पवने हो गई। इसके बाद दोस्तों व्यापारिक पवने के बाद आपकी आती हैं ध्रुवीय पवने, या ठीक है, इनको पश्चिमी पवने, हाँ ध्रुवीय पवने आप देख लीजिए पहले, सेकेंड नंबर आपको देख लीजिए ध्रुवीय पवने, ठीक है। ध्रुवीय पवने तो आपको पता ही है, जो ध्रुवों के आसपास चलती हैं ध्रुवीय पवने होती हैं। ध्रुवीय पवने उच्च दाब कटिबंध से निम्न वायुदाब की, देखिए उच्च की हमेशा पवने उच्च से निम्न की ओर ही चलेंगे, याद रखिएगा।
उच्च से निम्न की ओर चलती हैं, ठीक है, ये ध्रुवीय हो गई। अब इसके बाद ध्रुवों में चलती हैं, ध्रुव आप जानती हैं जहाँ 90 डिग्री क्षेत्र होता है। इसके बाद जो पश्चिमी पछुआ पवनें होती हैं, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। पश्चिमी जो पवनें होती हैं इन्हें पछुआ पवनें भी कहा जाता है, ठीक है, पश्चिमी या पछुआ, ठीक है, पछुआ पवनें होती दोस्तों। अब देखिए ये कहाँ से कहाँ चलती हैं, तो आपको बता दें जो 35 डिग्री से 40 डिग्री के आसपास का क्षेत्र होता है, उपोष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है ना, हमने बताया ना 33-35 के आसपास, तो ये यहाँ से चल करके ये 60 डिग्री तक चलती हैं। शीतोष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र वहाँ तक चलती हैं दोस्तों ये। अब देखिए इनका अलग अलग नाम भी है। जो 40 डिग्री पर चलती हैं पवनें, ठीक है, या आप याद रखिएगा 40 डिग्री पर जो पवनें चलती हैं उनको कहा जाता है गरजता चालीसा, ठीक है, गरजता चालीसा, चालीसा हो जाएगा। और 50 पर जो चलती हैं उसको कहते हैं दोस्तों प्रचंड पचासा, प्रचंड पचासा। और जो 60 पर चलती हैं दोस्तों उनको कहते हैं चीखता साठा, क्योंकि बहुत तेज चलती हैं, चीखता साठा, ठीक है। और पौने हमेशा देखिए, अब जो आपकी इधर ये पौने आ गई, एक समसामयिक पवन होती है जो समय के अनुसार अपना मतलब जो वो बदल लेती है। सीजनी पवनें जो होती हैं, मौसमी सीजन वाली जो पवनें होती हैं, मौसम या समय के परिवर्तन के साथ ही अपनी दिशा बदल लेती है। जो अधिक मानसूनी जो पवनें होती हैं साल भर लगातार एक तरफ चलती हैं। और इनका रीजन हम बता दें आपको, देख लीजिए। जहाँ मतलब देखिए निम्न वायुदाब क्षेत्र कहाँ बनेगा, वो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। देखिए ग्रीष्म काल में क्या होता है, जो स्थल भाग होता है बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है। तो जब स्थल भाग बहुत गर्म हो जाएगा तो वहाँ पर निम्न वायुदाब बनेगा। कैसा वायुदाब बनेगा, निम्न वायुदाब। जो वायु होती है ऊपर चली जाती है, जहाँ यहाँ पर निम्न वायुदाब बनता है। इसलिए हमेशा देखिए स्थल से समुद्र की ओर ये चलती हैं और समुद्र से स्थल की ओर पौने चलती हैं। जो आपकी मानसूनी पौने होती हैं ये स्थल से, ठीक है ना, स्थल से समुद्र की ओर और समुद्र से स्थल की ओर से जैसे मतलब वायुदाब बनता है उसी के अनुरूप ये चलती हैं। तो इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान वायुमंडल की परतों के विषय में सही है, ठीक है। बहिर्मंडल, क्षोभमंडल, समतापमंडल, वायुमंडल, ठीक है। इधर देखिए हैं रेडियो तरंगों के प्रसार में सहायक सबसे ऊपर की परत, सबसे नीचे की परत, इस परत में ओजोन गैस होती है। अब देख लीजिए वायुमंडल की देखिए परतें हैं ना, आपको पता होगा जो क्षोभ मंडल होता है सबसे निचली सतह होती है क्षोभ मंडल की होता है ये 10, ठीक है ना, नीचे से लेकर के। तो दोस्तों जो क्षोभ मंडल होती थी आपको बताते हैं, जैसे ये है तो जो नीचे सतह धरती का होता है ये 10 किलोमीटर तक लगभग क्षोभ मंडल होती है। अक्षोभ मंडल के पश्चात दोस्तों आपके समताप मंडल आता है, ठीक है। तो समताप मंडल जो 50 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र है वो नीचे से लेकर ऊपर तक का। तो समताप मंडल में दोस्तों आपकी ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है ना। ओजोन गैस दोस्तों जो समताप मंडल में ही पाई जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। ओजोन गैस को मापा डॉप्सन विधि से डॉप्सन से दोस्तों ओजोन को मापा जाता है। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ओजोन, ठीक है, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, याद रखिएगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। और क्षोभ मंडल सबसे निचली परत होती है, याद रखिएगा इस चीज़ को भी। सबसे कहाँ निचली परत कहाँ दिया हुआ है, सबसे नीचे की परत, ये 3rd नंबर। तो क्षोभ मंडल आपका 3rd मंडल में हो जाए, ये 3rd ऑप्शन हो जाएगा। और वायुमंडल ये जो सबसे ऊपर का परत होती है वायुमंडल, बहिर्मंडल होता है, ये बहिर्मंडल आप सबसे ऊपर हो जाएगा। जो वायुमंडल होगा दोस्तों इसमें रेडियो तरंगों का प्रसार होता है, ठीक है। समताप मंडल आपका इसमें हो जाएगा। तो ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। आपका जो लास्ट वाला ऑप्शन है 4 में ये सब मैच कर रहा है, ये देख लीजिए, ये आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रों एवं इन क्षेत्रों में परिवहन के लिए उपयोग में होने वाले पशुओं का सुमेल करना है। इंडीज पर्वत, तिब्बत, भारतीय मरुस्थल, भारतीय पहाड़, ये आपके देखिए जानवर दिए हैं, ऊंट, बैल, खच्चर, गधे, लामा, याक, ठीक है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ही सही है इसमें। देखिए आपको इंडीज पर्वत के बारे में बता दें, जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों सबसे बड़ी लंबी पर्वत श्रृंखला आपकी इंडीज पर्वत है। और सबसे जो बड़ा पर्वत शिखर है आपको पता है ना कौन है,
माउंट एवरेस्ट है नेपाल वाला, ठीक है। इसकी लंबाई हमेशा पूछी जाती है, तो आप याद रखिए 8,400 नहीं 8,848, ठीक है। पर्वत जो माउंट एवरेस्ट है दोस्तों, इसकी लंबाई पूछी जाती है तो 8,848 और 50 के समथिंग छः होगा, ठीक है। यही लगभग होता है। एंडीज पर्वत, देखिए एंडीज जो पर्वतमाला है, ठीक है, एंडीज पर्वतमाला है जो सबसे लंबी है दोस्तों। ये कहाँ की है? उत्तरी अमेरिका नहीं है आपका, सॉरी दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका बोल दिए, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है दोस्तों, वहाँ की है ये। दक्षिणी अमेरिका में फैली है दोस्तों, सबसे लंबी है। तो दोस्तों ये दक्षिणी अमेरिका में, जैसे दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं आपको पता है, ब्राज़ील हो गया, यहाँ पर ये सारे देश हैं। तो दोस्तों ये आपका लामा दोस्तों यहीं पाया जाता है, ठीक है ना। लामा आपका ये पहला, ये देखिए एक अब ये हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, बी तिब्बत, ये तिब्बत में याक पाया जाता है, ये आपका बैल होता है, आपको पता ही है, ठीक है, जिसमें बड़े मतलब जो है बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं नीचे, आपने देखा होगा याक को, ठीक है। और सी का मतलब फोटो में देखा होगा, सी का 1 हो गया, तो सी का 1 आपका भारतीय मरुस्थल थार है ना। देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, देखिए थार भारतीय मरुस्थल, जो सबसे ठंडा मरुस्थल है भारत में उसका नाम क्या है? लेह लद्दाख, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ठंडा मरुस्थल पर लेह लद्दाख है। और लद्दाख इस समय केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद पहाड़ी जो भारतीय पहाड़ हैं, इसमें आपके ये खच्चर गधे वगैरह पाए जाते हैं। आपका ये डी ए का, सी का 1 हो गया, डी का दूसरा हो गया, डी का 1 मिनट, हाँ डी का दूसरा, ये खच्चर गधे ये दूसरा ही तो है। और सी का 1 हो गया, सी का आपका ऊँट और बैल आपके भारतीय मरुस्थल में। देखिए ऊँट तो आपको पता ही है, यह ज़्यादातर मरुस्थल में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, याद रखिएगा। ये प्रमुखता था, इंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ये दक्षिणी अमेरिका में है, ठीक है। जो एक आपका महाद्वीप है, एक उत्तरी अमेरिका जिसमें यूएसए है, कनाडा है, ये सारी चीज़ें। ओके, राखीज पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका में है, लेकिन इंडीज दोस्तों आपकी दक्षिणी अमेरिका में। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, आगे क्वेश्चन है दोस्तों, गांव में भूमि ज़मीन को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो थानेदार, ये तो होता ही नहीं। खंड विकास अधिकारी, ये भी नहीं होता आपका, ठीक है। यानी बीडीओ और पटवारी और ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पटवारी का अधिकार होता है। ओके, और जिला अधिकारी ये भी नहीं होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जिला परिषद है, ग्राम सभा, वार्ड समिति, निगम, गांव, महापौर, नगर पालिकाएँ, जिलाधीश, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है इसमें, यही पहला वाला ही सही है। यानी ए का 4 हो जाएगा, जो ए है ये जिला परिषद में आपका ये आ जाएगा 4 जिलाधीश, ठीक है। और बी का 1 आ जाएगा, यानी बी का 1 आपका ग्राम सभा यानी गांव संबंधित है, श्योर सी बात है। और सी का 3 आ जाएगा आपका, तो वार्ड समितियां आपकी ये संबंधित नगर पालिका से हो जाएंगी। और निगम आपका पता ही है, महापौर होता है निगम में। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन दोस्तों, हिंदू अधिनियम धारा, ठीक है, 2005 ने संभव किया, माता पिता की संपत्ति में बेटियों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, पुरुषों को उनकी बहन के दहेज और संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। तो देखिए ये तो गलत ही आपको पता है, और ये सही हो जाएगा। हिंदू अधिनियम, ठीक है, 2005 का दोस्त जो था, उसे माता पिता की संपत्ति में बेटियों को बराबर हिस्सा मिलने की बात कही गई है। ये सही हो जाएगा फर्स्ट वाला, तो आपका ऑप्शन सी सही है इसमें। देखिए ये वाला, यानी ए सही है और बी गलत है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीलंका के साथ व्यापार संबंधों को बनाए रखने का निर्णय, ये राष्ट्र सूची संबंधित क्वेश्चन है। पहला है श्रीलंका के साथ व्यापार संबंधों को बनाए रखने का निर्णय, नए 100 रुपये के नोट जारी करना, प्रारंभिक स्कूल विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना को लागू करने का निर्णय, विश्व को बिजली विद्युत उपलब्ध कराने का निर्णय। देखिए आपको पहले बता देते हैं कि जो 3 सूचियाँ हैं भारत में, भारतीय संविधान में 3 सूचियाँ हैं, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, आपको ये बात पता होगी, ठीक, और 22 भाग हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपकी जो 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, उनमें से जो 7वीं अनुसूची है दोस्तों, उसमें 3, ठीक है, सूचियों की बात हुई है, ठीक है। एक हुई है आपकी संघ सूची, ठीक, एक हुई है राज्य सूची,
और एक हुई है आपकी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जो आपकी संघ सूची है, ठीक है, प्रारंभ में इसमें जो विषय थे 97 विषय थे, लेकिन फिलहाल 100 विषय हैं उसमें। और जो राज्य सूची थी इसमें प्रारंभ में 66 विषय थे, ठीक है, लेकिन फिलहाल इसमें 61 विषय हैं। इसके 5 विषय राज्य ये समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए हैं दोस्तों। समवर्ती सूची में प्रारंभ में 47 विषय थे, लेकिन फिलहाल 52 विषय हैं। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों, ठीक है, जो राज्य सूची है इसके 5 विषय समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए थे। पहले जो शिक्षा होती थी वो राज्य सूची का विषय होता था, ठीक है ना, लेकिन इस समय शिक्षा आपकी समवर्ती सूची का विषय। समवर्ती सूची का मतलब ये है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। असंघ का मतलब है जिसमें केंद्र कानून बना सकता है। राज्य का मतलब जिसमें सिर्फ राज्य कानून बना सकता है। अब इनके प्रमुख विषय क्या क्या हैं आप देख लीजिए, जो मतलब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, जो संघ सूची है उसका हम बता देते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, जैसे कि मतलब बीमा हो गया, बैंकिंग हो गया, जनगणना हो गई, ये सब जो है उसके विषय हैं। ठीक है, निगम कर, इसके बाद रेल हो गया, ठीक है, ये सारे विषय उसके संघ सूची के हैं। विदेशी मामले हो गए, बैंक से संबंधित, डाक, तार, ये सारे निगम कर, ये सब आपके जो है केंद्र से संबंधित हो जाएंगे। लेकिन जो राज्य वाले विषय होते हैं दोस्तों, वो जैसे उसमें पुलिस हो गया, जिला अस्पताल, सफाई, पशु सिंचाई, ठीक है, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, भूमि, गैस, ये सब उसके हो जाएंगे। समवर्ती के बता देते हैं जो पूछा जाता है एग्जाम में। विवाह विच्छेद, ठीक है ना, सामाजिक नियोजन, ये जो परिवार नियोजन, आर्थिक नियोजन, ठीक है, और शिक्षा, वन, विद्युत, ये और जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, ये आपके समवर्ती सूची के विषय हो जाएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। यही पूछा जाता है। आगे चलते हैं, लेकिन नहीं, पहले इसको आप बता देते हैं ना। अब देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, जो श्रीलंका के साथ व्यापार को बनाए रखने का तो केंद्र सूची का विषय हो जाएगा। ठीक है, देखिए, जो विदेशी मामले होते हैं केंद्र सूची में, तो ये आपका हो जाएगा। नए जो आर्थिक मामले होते हैं वो भी केंद्र के होते हैं। नए 100 रुपये का नोट जारी करना, ये भी केंद्र का। इस बार प्रारंभिक स्कूलों और मध्याह्न भोजन योजना की बात, जितनी भी योजनाएं हैं अपने राज्य सरकार की, अपने ये हो जाएंगी। ठीक है, स्वास्थ्य व्यवस्था का ध्यान रखना राज्य सरकार के हो जाएंगे। किसानों को बिजली विद्युत उपलब्ध करवाने का निर्णय, ये भी आपका राज्य सरकार का। यानी आपका सी और डी सही है इसमें, बाकी और गलत है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, अगर एक व्यक्ति को अस्पताल में चिकित्सा उपचार मना कर दिया जाता है तो उसके कौन से अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन है? तो आपको दोस्तों ये आ जाएगा आपका स्वास्थ्य का अधिकार, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार आपको बता दें 12 अक्टूबर 2005 में बना था। ठीक है, याद रखिएगा। चिकित्सा उपचार का अधिकार और जीवन का अधिकार। तो आपका जो जीवन का अधिकार है दोस्तों, ये 4th वाला यही सही हो जाएगा। ये अनुच्छेद 21 से संबंधित है। अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है और अनुच्छेद 21 के क में शिक्षा का अधिकार है। ये आप बात ध्यान रखिएगा। जीवन के अधिकार में जैसे कि हमें घूमने का, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये सब जीवन के अधिकार में आते हैं। स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, सफाई का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार। अगर कोई चिकित्सा, ठीक है, कर्मी है, चिकित्सालय में अगर अस्पताल में उसको मतलब मना कर दिया जाता है तो ये जीवन का अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, आगे चल। क्वेश्चन है दोस्तों, किस मामले मुकदमे में भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 देखिए है ना संबंधित से अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। श्योर सी बात है, जिसमें प्रदूषण मुक्त वायु, पानी का अधिकार शामिल है, स्वच्छ जल हमने बताया ना। ठीक, तो ये मतलब किस वाद में ऐसा कहा गया था? तो ये आपका एक वाद था दोस्तों, ये सुभाष कुमार बनाम बिहार, इस वाद में ऐसी बात कही गई थी। याद रखिएगा, हो सकता है जब में पूछा जाए। क्वेश्चन है, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन के शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित का उदाहरण देना चाहिए। छुआछूत, अस्पृश्यता का उन्मूलन, संविधान अनुच्छेद 17, आरक्षण नीति, न्यायिक समीक्षा। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें कि हमारे संविधान में, ठीक है, इस समय 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, मूल अधिकार जो है आपके 6 हैं। ये अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। आप याद रखिएगा, भाग 3 में है। भारत के संविधान जो भाग 22 है ना, तो उनमें से भाग 3 में है दोस्तों। अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। जो पूर्व में दोस्तों 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है। अभी समय वो कानूनी अधिकार है, अनुच्छेद, ठीक है, 300 का में। ये सारी बातें हैं जो एग्जाम पूछी जाती हैं। तो आपको बता दें, जो समानता का अधिकार है वो 14 से लेकर के आपका 18 तक है। ठीक है, तो ये 17 का जो है आपका 17 अनुच्छेद, ये आपका अस्पृश्यता से संबंधित है। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत का अंत।
तो जो जब सामाजिक न्याय की बात आती है तो सामाजिक न्याय की बात हो रही है ना इसमें, तो ये आ जाएगा आपका आरक्षण नीति भी सामाजिक न्याय में ही, क्योंकि इसमें मतलब जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको मतलब समान लाने के लिए आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपका ए बी सही हो जाएगा, बाकी गलत हैं। तो आपका ऑप्शन है ये ए बी, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा ये ऑप्शन। आगे चलते हैं दोस्तों, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 1975 और 77 के बीच भारत में आपातकाल की अवधि के दौरान भारत सरकार ने पत्रकारों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए और उन्हें दिए गए निर्देशों को पालन करने के लिए कहा। सभी पत्रकारों को कोई भी लेख प्रकाशित करने से पहले सरकार से अनुमति लेने के लिए कहा गया था। यह उदाहरण निम्नलिखित किन सिद्धांतों को समझाने के लिए उपयुक्त है? देखिए, जब भी ठीक है, समाचार पत्रों में कोई मतलब रोक लगती है, ठीक है, तो वो सेंसरशिप उसको कहा जाता है। तो ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन से हो जाएगा। इससे संबंधित एक तथ्य आपको बताते हैं। देखिए, भारत में जो राष्ट्रीय आपात लगा था अभी तक 3 बार लगा है, याद रखिएगा इस चीज़ को, हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। पहली बार 1962 जब चाइना युद्ध हुआ था भारत और चाइना का, और फिर 1971 में दोस्तों, ठीक है, और ये पाकिस्तान के समय शायद है, और फिर लास्ट में जो लगता है 1975 में, ठीक है ना, ये इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी ने लगाई थी, आंतरिक अशांति के कारण लगा था लास्ट में। और आपको बता दें दोस्तों कि जो राष्ट्रीय आपात लगता है अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। देखो क्या लिखती है, अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात। और जो राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, ठीक। और 3 तरह के आपात होते हैं, एक राष्ट्रीय आपात, एक राष्ट्रपति शासन, जब राज्यों में जो राज्यों की सरकार है, ठीक है ना, वो सही ढंग से नहीं चलती तो राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेता है सब कुछ, ठीक है, वही सरकारें चलाता है। 356 के तहत होती है दोस्तों, ये राष्ट्रपति शासन हो गया। और 352 जैसे राष्ट्रीय आपात लगता है, जैसे कोई मतलब जो है युद्ध कर देता है, बाहरी आक्रमण हो जाता है, सशस्त्र विद्रोह वगैरह, ये ऐसा होता है 352। और जो 360 है दोस्तों, ये वित्तीय आपात है, ठीक है, वित्तीय आपात 360 ये अभी तक भारत में नहीं लगा है, कभी भी वित्तीय आपात भारत में नहीं लगा है, ठीक है। तो ये तथ्य हैं, आप इनको याद रखिएगा। और हम होप करते हैं कि आपको हमारे वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और हम वही तथ्य बताते हैं दोस्तों जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अतः इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कीजिए, ठीक है। और जो भी हमारे भाई बहन नए हैं हमारे चैनल पे, यानी इस वीडियो को जो देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि हम इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कल मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ सोशल साइंस का, ठीक है। कल ही लगभग 4-5 बजे के आसपास वीडियो अपलोड होगा। ओके।